नमस्कार। सम्मानित अभिभावकगण, बालकों के अच्छे से संरक्षक, आप सबको श्री अरविंदो सोसाइटी का रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष अभिवादन करती हूँ। आप लोगों का अगर कोई भी प्रश्न हो, अगर इस सेशन में आप लोग कॉपी कागज या पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, तो जिससे अगर कोई भी आपको समस्या आती है, कोई किसी भी बात से आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसे लिख लीजिएगा और बाद में जब आप सेशन समाप्त हो जाए तो निसंकोच होकर के आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो जिससे कि आपकी समस्या का समाधान उचित प्रकार से हो सके। तो चलिए आइए सेशन से शुरू करते हैं। कल हमने बताया था कि बालकों के जीवन में एक माता का क्या अस्तित्व होता है। वास्तव में माँ का स्थान सर्वोच्च होता है, उसका कोई भी पर्याय नहीं है। चाहे आप कितना भी सोच लीजिए कि माँ का स्थान कोई और ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। उसे देवत्व की स्थिति में या देवत्व की गरिमा में इसीलिए बांधा गया है कि माँ का सम्मान कहीं कम नहीं होता। सबसे पहले मातृदेवो भव होता है। परंतु अगर अच्छी तरह से हम तलाशें, अगर हम पिता के अंदर तलाशते हैं, तो पिता भी हमें बहुत कुछ दे देता है। एक बालक का अभिमान पिता है, बालक का जीवन पिता है, बालक का संबल पिता है, उंगली पकड़कर ले जाए साथ चलाने वाला सहारा है, उसका अनुशासन है, उसका रोटी कपड़ा और मकान भी है। ये तो मैं पूरी तरह से नहीं करूंगी, क्योंकि नारी भी आजकल उसके साधन में आपके जीविका उपार्जन में अच्छी तरह लगी हुई है। पर जहाँ नहीं लगी हुई, वहां पर उसका रोटी कपड़ा और मकान पिता के ऊपर ही आश्रित है। उसके छोटे से परिंदे का आसमान है, वो छोटा से बच्चों का वो आसमान है। और ढेर सारे खिलौने अगर पिता है तो उसके सारे अपने हो जाते हैं। जगत में आसक्ति पैदा करने वाला प्राणी है कि वो संसार में सब जगह ही दिखाता है कि बच्चा कहाँ पर क्या लगाव हो जाता है। आपने कभी देखा है किसी विदाई के समय किसी पितृहीन कन्या की विदाई हो रही हो, विवाह के लिए विदाई हो रही हो, तो वो किस तरह से फूट फूट कर रोती है, किस तरह से पिता को याद करती है। और ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लड़कियां पिता को ज्यादा पसंद करती हैं और लड़के माता को करते हैं। पर ऐसा भी नहीं होता, कई जगह पिता को अपना रोल मॉडल माना जाता है। तो उस विदाई को देखिए कि आप शायद अंदर तक आहत हो जाते हैं और सोचते हैं काश आज इसका पिता होता तो ये बच्ची कितनी खुश खुश अपने पति के घर जाती। क्योंकि अक्सर होता भी ये है कि अपने पति में हर बालिका अपने पिता को ही ढूंढती है। वो अक्सर यही कोशिश करती है और पिता भी यही चाहता है। पिता को भी ये लगता है कि मुझसे प्यार करने वाला भी कोई हो सकता है इसको, है? तो इस तरह की जब वो फीलिंग होती है और बेटी जब रोती है, लड़की जब रोती है, तो उस समय सारा का सारा वातावरण बहुत ही बोझिल हो जाता है, बहुत दुख से पीड़ा से बोझिल सा हो जाता है। तो आप सोचो कि उस लड़की से पूछो जिसके पिता नहीं है। अगर आप देखें तो माँ वास्तव में नींव है, संस्कारों की भी नींव है, सब है, एक घर की एक नींव है। परंतु पिता एक छत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि घर में चार दीवारी भी बनी हुई है, नींव भी अच्छी है, पर उसमें छत नहीं है। ना तो आप ठंड सहन कर पाएंगे, ना धूप सहन कर पाएंगे, ना आंधी बरसात सहन कर पाएंगे। क्या कुछ कर पाएंगे? इसी तरह जब समस्याओं से सुरक्षित करने वाला कौन होता है? पिता। तो पिता को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पिता का मतलब उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? जब बच्चा जीत जाता है तो सारी दुनिया उसको गले लगाती है, सब उससे प्यार करती है। परंतु अगर कोई हार जाता है तो कौन गले लगाता है? सिर्फ पिता ना। वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, तू आगे बढ़ेगा, तू आगे बढ़, सामना करना सीख, कोई नहीं, हार जीत तो चली रहती है। तो ये सारा एक संबल कौन देता है? मानसिक भी, शारीरिक भी, संवेगात्मक भी, सामाजिक भी संबल कहाँ से मिला?
तो सिर्फ एक पिता के द्वारा, तो चाहे वो खुद को जूता नहीं पहने हैं, परंतु अपने बच्चे के लिए एक से एक पोशाक रखना चाहता है, उसकी अच्छी यूनिफॉर्म होती है, उसका अच्छा बैग होता है, जबकि उसकी सामर्थ्य नहीं है, परंतु वो चाहता है कि मेरा बच्चा सारी सुविधाओं उसको उपलब्ध कर सके। एक जो बच्चा था, वो बच्चा जो है घर में आकर अपने पिता से कहने लगा, एक मोटरसाइकिल मुझे चाहिए। टीनेजर बच्चा था, और तो मेरे दोस्त उसमें बैठते हैं, मोटरसाइकिल से स्कूल आते हैं, एक मैं ही हूँ, एक गरीब गरीब सा लगता रहता हूँ, और मुझे मोटरसाइकिल। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे मोटरसाइकिल दिला सकूं। तो उसने कहा, नहीं, बस ऐसे कहते रहते हैं, तो और मैं घर से जा रहा हूँ, मैं निकल कर जा रहा हूँ यहाँ से। और वो जी चल दिया। तो चलते चलते उसने गलती से क्या किया, अपने पिता के जूते पहनकर चला गया। बड़ा टीनेजर था, पिता का जूता उसके पैर में आ जाता है। थोड़ी दूर जैसे एक आवेग में, आवेश में, उत्तेजना में चला जा रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि मेरे पैर की एड़ी में कुछ चुभ रहा है, कुछ जलन जलन सी हो रही है। जब उसने जूता देखा तो वो तो जूता पीछे से एड़ियों से फटा पड़ा था। हाँ, खैर फिर भी उसके अंदर एक आवेग सा था, और वो जाकर के बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां पर बस आने में थोड़ा समय था, तो वो एक बेंच पर बैठ गया। जब बेंच पर बैठा और देखा उसने कि उसका पैर तो लहूलुहान हो रहा था, फिर उसे याद आया कि माँ कई बार कहती थी कि आप अपना जूता ले लीजिए, आप अपना जूता ले लीजिए, पर वो हमेशा कहते थे, नहीं नहीं मेरा जूता ठीक है, मेरा जूता ठीक है। और देखो मेरे को कितने अच्छे जूते उन्होंने दिलाए थे। फिर उसने कहा, अच्छा इस बीच में वो अगर जूता तो पहन के आ गया था, सामने पड़ा हुआ पापा का पर्स भी उठा लाया था, क्योंकि कुछ पैसे की तो आवश्यकता होती, घर से निकल कर जा रहा है। तो वहां बेंच पर बैठे बैठे उसने अपने पिता का पर्स टटोलना शुरू करा। पर्स में जैसे ही पर्स में से पर्ची निकली, तो उसमें एक लैपटॉप के लोन की पर्ची थी। तो एक पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था 30,000 कर्ज। 30,000 फला फला व्यक्ति का कर्ज है। तो उसे याद आया, ये लैपटॉप तो पापा ने मेरे लिए लिया था, है तो उनके ऊपर 30,000 का कर्ज है। अच्छा, तो उसे बात दुख हुआ। थोड़ी देर में फिर उसने एक और पर्ची निकाली, तो उसमें देखा कि एक विज्ञापन था जिसमें कि पुराना स्कूटर दो और नई मोटरसाइकिल लो, और इतने पैसे का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो उसने कहा, अरे तो मेरे पिताजी मेरे लिए, मेरे पापा मेरी मोटरसाइकिल के लिए इतने ज्यादा बेचैन थे, इतने व्याकुल थे, आज मैं कैसे निकाल कर ले आया। फिर उसने सारे में ढूंढा, तो उसमें कोई पैसे नहीं निकले, शायद उसके उसमें 20 रुपए केवल पड़े हुए थे। उसे बहुत संकोच हुआ। फिर तो उसकी रुलाई फूटती चली गई, फूटती चली गई। रोता हुआ दौड़कर अपने घर पर पहुंचा, तो घर में जाके देखा ना मम्मी थी ना पापा थे। तो उसने सोचा, ये जरूर ही उस जगह गए होंगे जहां पर मोटरसाइकिल की के लेने की व्यवस्था की गई होगी। वो वहां पर जाकर देखा, तो उसने देखा कि पापा उससे बात कर रहे थे। तो उसने कहा, हाँ पापा, आप ये स्कूटर नहीं बेचेंगे, आप इस स्कूटर को नहीं बेचेंगे, इसी से तो हमारे घर का सारा सामान आता है, इसी से आप ऑफिस जाते हैं, इसी से। नहीं, मुझे कुछ नहीं। और वो चिपट कर इतना बुरी तरह बिफर बिफर कर रोने लगा कि अड़ोस पड़ोस वाले भी देखने लगे क्या है। बस उस अनुभूति को केवल कौन समझ रहा था, या तो पिता या उसका पुत्र। उसके बाद बच्चे ने सब समझ लिया कि पिता आखिर क्या होता है, पिता का अस्तित्व क्या है, कि पिता अपने लिए कुछ नहीं करता, परंतु हमारे लिए कितना कुछ करता है। और तब से उनके अंदर बॉन्डिंग हो गई। पिता ने पुत्र को समझ लिया, और पिता ने पुत्र को समझ लिया, और पुत्र ने पिता को समझ लिया। तो यह स्थिति एक अच्छे पारिवारिक संबंध बनाने की, और संबंध बनाने की, और अपने परिवार को समाज के सामने उच्च स्थिति में दिखाने की हो जाती है। तो हमेशा चाहिए कि पिता और पुत्र में, पुत्री में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि उच्च शिखर पर ले जाने वाला, यदि माँ संस्कार देती है, तो उसको शिखर पर ले जाने के लिए पिता की हस्ती की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए अपने पिताजी क्या बहुत आभारी हूँ। मेरी मेधा शक्ति का श्रेय मेरे पिताजी को ही जाता है। उनके पिताजी थे श्री विश्वनाथ दत्त,
और स्वामी विवेकानंद ने अगर अपनी माता के की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा और लिखा, तो वो पिता को भी अपने चरित्र की नींव बनाने के लिए, चरित्र को में नींव मजबूत करने के लिए हमेशा से याद करते रहे थे। तो पिता का अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। पिता को अगर आप देखो कि सचिन तेंदुलकर क्या थे, कोई खास ऐसे नहीं थे, परंतु उनके पिता ने, उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि मेरे पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर जी, वो मुझे अक्सर भ्रमण पर ले जाया करते थे और मेरे अंदर चारित्रिक नींव, चारित्रिक दृढ़ता, मेरे कार्य कुशलता, उसके लिए हमेशा उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया और मैं उनको कभी भी भुला नहीं सकता। 1999 में जब वर्ल्ड कप हो रहे थे, तो उस समय सॉरी मैं कोई वो जहाँ तक है 90, तो वर्ल्ड कप हो रहे थे, तो उसी समय उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो उनको थोड़े दिन की स्वीकृति मिल गई थी मैच में ना रहने के लिए, और वो फिर मुंबई पहुंचे। उनके अंत्येष्टि क्रिया करके उनके माता ने कहा नहीं नहीं, तुम अब खेलने के लिए जाओ। ये पिताजी की भी इच्छा थी कि तुम एक कुशल होकर, एक कुशलता प्राप्त, अपने कार्य कुशलता में हमेशा आगे रहो। और आज कौन नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को, उसकी स्थिति को हर बच्चा चाहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूं। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। तो पिता के अंदर की जो स्थिति है, पिता की जो दृढ़ता है, वो बच्चे के व्यक्तित्व को विकास करने में बहुत सहायक होती है। एक मुझे घटना याद आ रही है, शायद आप लोगों ने भी बहुत सुनी होगी। एक पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दी, उच्च शिक्षा दी, सारा उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत आगे पढ़ाया। तो वो ग्रामीण थे, गांव में ही रहते थे। और उसके बाद वो पुत्र एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो अधिकारी बना तो वो अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा आज अपने पुत्र के पास जाया जाए, उसको देखा जाए। वो जब वहां पहुंचे, पुत्र के ऑफिस में, पुत्र एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसके अंडर में करीबन 100 के करीब एम्प्लॉयज काम करते थे। तो वो वहां गए, पर सामने के दरवाजे से नहीं गए, पीछे से गए और पीछे से उसके केबिन में घुसे, उसके ऑफिस में घुसे और जाकर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पुत्र ने उनके कंधे पर हाथ अपने पिता के का स्पर्श अनुभव किया। उसने उससे एकदम पिता ने पूछा, बेटा ये बता, सबसे शक्तिशाली कौन? पुत्र ने कहा, मैं? पिताजी मैं? अब पिता का ये वाक्य सुन करके उनकी आंखें छलछल आई और वो सोच रहे थे कि इसने आज इसके अंदर कितना घमंड हो गया है, कितना अभिमानी हो गया है कि ये सारी अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लिए जा रहा है। उनके अंदर नकारात्मकता बढ़ती चली गई और उन्हें अंदर से बहुत दुख हुआ। वो एकदम दूसरी तरफ मुड़े और पलट गए और जैसे जाने लगे, तो उसके बाद फिर उनके मन में एक बार आई कि मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को पूछूं। तो उन्होंने पलटकर फिर पूछा और पुत्र भी उनकी तरफ ही देख रहा था। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा बता, शक्तिशाली कौन? तो उसने कहा, पिताजी आप। तो उसने कहा, अभी तो तूने कहा था कि शक्तिशाली मैं हूं, अभी एकदम ऐसा क्या हुआ कि तूने मुझे शक्तिशाली कह दिया? उसने कहा, पिताजी तब आप मेरे पीछे खड़े हुए थे, आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पर थे, तो मैं इस समाज का, इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। परंतु जैसे ही आपके हाथ हट गए और आप मुझसे थोड़े दूर हो गए, तो सबसे शक्तिशाली तो आप ही है, क्योंकि आपका हाथ मुझको शक्ति प्रदान करता है, आपका साहचर्य मुझे संबल प्रदान करता है, आपका भान मुझ में आत्मशक्ति देता है। तो आपका एहसास ही जब मुझे इतनी शक्ति देता है, तो मैं सर्वशक्तिशाली क्यों नहीं हुआ? तो आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दे करके आज इस उच्च स्थिति पर पहुंचाया है। तो बताइए, कौन कह सकता है कि पिता का स्थान कहीं कम है? हाँ, माता का स्थान इसलिए हो जाता है कि उसने 9 महीने तक अपने गर्भस्थ में रखा, यानी उसका
एहसास, बच्चे का एहसास, बच्चे के की उपस्थिति उसके लिए 9 महीने पूर्व से ही थी। परंतु और वो बचपन में संस्कार देती रही, पर बच्चे को आगे बढ़ाने में तो पिता का बहुत बड़ा हाथ है, उसको हम कैसे नकार सकते हैं। एक मुझे कविता याद आ रही है, कविता को उसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक पुत्र के माध्यम से ये कविता कही गई है, तो आप उसे सुनिए और इससे आप पूरे पिता की पूरी वस्तु स्थिति, उसका आपके व्यक्तित्व में अस्तित्व याद आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप अपने पिता की भी अनुभूति कीजिए, अपने पिता को भी सोचिए कि मेरे पिता क्या करते थे। सपने तो मेरे थे, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई और बता रहा था, वो थे पापा। सपने तो मेरे थे, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई और बता रहा था, वो थे पापा। जब मम्मी डांट रही थी तो कोई चुपके से हंस रहा था, वो कौन थे? वो थे पापा। मैंने बेटा शब्द को सार्थक बना सका या नहीं, पर कोई बिना स्वार्थ के अपने पिता शब्द को सार्थक बनाए जा रहा था, वो थे पापा। पेड़ तो अपना फल खा नहीं सकते, इसलिए हमें देते हैं। कोई अपना पेट खाली रखकर मेरा पेट भरे जा रहा था, वो थे पापा। खुश तो मुझे होना चाहिए था, खुश तो मुझे होना चाहिए था कि वो मुझे मिले, पर मेरे जन्म लेने की खुशी कोई और मना रहा था, वो थे पापा। जब मैं सुबह उठा तो थककर भी काम पर जा रहा था, वो थे पापा। ये ये दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है, ये दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है, लेकिन कोई सिर्फ मेरे लिए कमा रहा था, वो थे सिर्फ पापा। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसता हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसता हूँ, पर अपना गम भुलाकर भी मेरे लिए हंसता है, वो है पापा। आप अगर सोचेंगे तो वाकई आपको अपने पिता की अनुभूति इतनी सबल हो जाएगी कि आपको सब याद आता जाएगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए, मेरे पापा, मेरे फादर, मेरे बाबूजी, मेरे पिता, मेरे काका क्या क्या मेरे लिए करते थे। जिस भी नाम से आप अपने पिता को बुलाते हैं, वो सब आपको ध्यान आ जाएगा। उनकी सारी प्रसन्नता सब आप थे, उनका आपका दुख उनका दुख था, आपकी प्रसन्नता उनकी थी, आपकी सफलता उनकी सफलता है। तो अब आखिर उस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें करना क्या होगा? हमारा हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए अपनी संतान के लिए, वो सब तो हमें मिल गया अपने पिता के दे, तो हमें भी तो अपनी संतान को कुछ देना चाहिए। तो कहते हैं कि पितृ ऋण को चुकाने के लिए बहुत करना पड़ता है, ये भी है। उनकी मृत्यु के बाद जो हम करते हैं, उनका क्रिया या जो अंतिम क्रिया के लिए जो कार्य करते हैं, कहते हैं उसके माध्यम से पितृ ऋण चुकाया जाता है। परंतु मैं एक चीज सोचती हूँ कि वो पितृ ऋण किस प्रकार चुकाया जा सकता है कि हमारी संतान को हम वो सब चीजें धरोहर में दें, वो सब कार्य करें जो कि जिससे कि हमारी संतान कल को हमारे लिए हमारे विषय में सोच सोच कर गर्व की अनुभूति कर सके। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे पिता बने, किस तरह के, किस प्रकार के हम पिता बने। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो अब रोल मॉडल हमें कैसे बनना होगा, ये तो समस्या है। क्योंकि बच्चा हमें आदर दे, हमें सम्मान दे, तो हमारी परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ये सोचिए। सबसे पहले तो हमें अपना व्यक्तित्व निखारना पड़ेगा। मैं सब पिताओं से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले बच्चे के सामने अपने व्यक्तित्व को निखारें। क्या होगा कि उस व्यक्तित्व को किस तरह से निखारें? आपके अंदर स्वच्छता की भावना हो, आपके अंदर कर्तव्य परायणता हो, आपके अंदर झूठ बोलने की आदत ना हो, आपके अंदर, क्योंकि बच्चा किससे सीखता है? अपने पिता से। तो जैसा कार्य आप करेंगे, उसकी माता या पिता जिस प्रकार का कार्य करेंगे, बच्चा उसी तरह से करेगा। तो
हमें उसके लिए तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब अगर हम पायरेटिक मूवीज देखते हैं, चुप चुप के चोरी कर करके चोरी की मूवीज देखते हैं, तो बच्चा क्यों नहीं देखेगा? बच्चा तो जरूर देखेगा कि वाह पापा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो मैं जरूर देखूंगा। या छिप करके, उससे छिप करके कोई कार्य करते हैं तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होगी, वो चाहेगा। जिस चीज को हम कह देते हैं ये तुम्हें नहीं करना, बच्चा अद कर मतलब अवश्य रूप से, अवश्य में वो कार्य करना चाहेगा। अब अपना इसीलिए अपनी भाषा का सुधार रखिए। अपने घर में अगर आप किसी भाषा का, अपने जिस तरह की भाषा का करते हैं वो आपकी भाषा सभ्य हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो। जैसे कि आप अपने ये चल सकती है। अपने अगर आपका भाषा अच्छी होगी तो आप बच्चे को भी सुसंस्कृत बना सकते हैं। अगर उससे कहें कि आप ऐसा नहीं करें तो क्या बच्चा उस तरह से करेगा? बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बच्चा वही भाषा प्रयोग करेगा, उसी प्रकार से कार्य करेगा। आप क्या करते हैं, अपने तौलिए को, गीले तौलिए को लेकर के ऐसे पटक देते हैं। जब उस तौलिए को पटक देते हैं तो क्या होता है कि बच्चा भी उसी तरह से करेगा। आप अपने वस्त्रों को फैला देते हैं, अपने जूतों को फैला देते हैं, तो बच्चा क्यों नहीं करेगा? बच्चे से तो आप आशा कर ही नहीं सकते कि बच्चा इस तरह का कोई कार्य कर सकेगा कि जिसको कि हम ना कर सके। अब उसके साथ साथ क्या है, एक बच्चे के अंदर एक उसके उसके आपके बच्चे के मस्तिष्क में आपकी एक छवि बन जाती है, और वो उसको गर्व के माध्यम से भी कह सकता है। उस छवि को अगर अच्छी छवि बनी होगी तो वो गर्व के माध्यम से कहेगा, और नहीं तो हीन दृष्टि से भी देखेगा। काश मेरे पापा जो हैं भैया किसी के सामने ना आए, सब अपने पापा की इतनी तारीफ करते हैं, मैं किस माध्यम से उनकी तारीफ करूं? तो क्या है कि वो अपने पिता की छवि को चाहता है कि एक अच्छी सी, सुंदर सी, सुडौल सी छवि मेरे पिता की मेरे मेरे हृदय में और मेरे मस्तिष्क में बने। तो उसके लिए सबसे ज्यादा आपको ही प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को उनके अनुसार डालना पड़ेगा। इसी तरह से आपको क्या होगा, रेस्पेक्ट टू वाइफ, अपनी पत्नी का सम्मान करना होगा। अपनी पत्नी का सम्मान यानी अपने बच्चों की माता का सम्मान करना होगा। अगर आप नारी शक्ति का सम्मान कराना अपने बच्चों से चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी स्त्री को एक अच्छे प्रकार से देखना चाहे, उसकी दृष्टि अगर अच्छी होगी तो वो कैसे होगी? आपके व्यवहार से। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो बच्चा भी अपनी माँ का सम्मान करेगा। वो सोचेगा, क्योंकि जब पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता तो बच्चा भी सोचता है कि इनको तो हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बचपन से देखता आया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने बच्चों की माता का सम्मान करना होगा। आपको उनके विषय में, आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पास एक काउंसलर थे, फैमिली काउंसलर थे। उनके पास दोनों पति पत्नी गए और जाकर के कहने लगे, सुनिए हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि जो है मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं। काउंसलर ने उनकी तरफ देखा, उस एकदम आंखों में आंखें डाल करके देखा और पूछा, आप दोनों में से लड़ाई कौन शुरू करता है? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कारण स्पष्ट था, आप दोनों में से कौन लड़ाई करता है, यानी कि आप दोनों लड़ते हैं, तभी आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए हमें अपना व्यवहार बहुत संयत और व्यवस्थित रखना होगा। तो इसलिए हमें एक आदर्श पिता हम उसी प्रकार बन सकते हैं। अपनी बच्चियों को एक सुदृढ़ बनाने के लिए आपको चाहे कठोर भी होना पड़े फिर भी करना होगा। जैसे दंगल पिक्चर थी तो उसमें आमिर खान ने बबीता फोगाट को, गीता फोगाट को किस तरह से आगे बढ़ा दिया, खूब अच्छा डिसिप्लिन में ला करके, जो कि एक उसमें जो कि एक जिसको कि अबला नारी कहती थी, जिसके अंदर श्रृंगार की इच्छा होती थी, सब कुछ होता था, वो एक लड़की की तरह जीना चाहती थी, परंतु उसको एक सुरक्षा कवच पहनाने का काम किसने किया?
आमिर खान के रूप में जो भी अभिनेता आमिर खान के रूप में जो भी व्यक्ति था, उसने उसको किया, जो कि उनके पिता थे। तो पिता जो है एक नारी को सशक्त भी बना सकते हैं और दुर्बल भी बना सकते हैं। अगर हम कहें नहीं तो वहां कहाँ से क्यों गई थी, कैसे गई थी, तो बच्ची दुर्बल हो जाएगी। आपने उसको सशक्त बना दिया तो वो आपके सामने सामने क्या समाज में एक सशक्तिकरण की स्थिति लेकर के आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हमें नारी का सम्मान कराना सिखाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चों के अंदर वो वाली मानसिकता नहीं है जो कि कभी हुआ करती थी या जो होनी चाहिए। अब हेल्प इन स्टडी, आपको उन बच्चों के अंदर उन बच्चों की शिक्षा में हमेशा हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको उनके कार्यों में हमेशा पूछना चाहिए, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, माता तो कराती है, परंतु कुछ सब्जेक्ट आप भी ले सकते हैं। और कहीं कहीं माताएं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनको ये मत दिखाइए कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, पर आप उनके साथ, बच्चों के साथ बैठिए और उनके विषय में उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, और उसके माध्यम से आप उनकी शिक्षा में भी उनकी हेल्प करा सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा थोड़ा थोड़ा सा, चाहे देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक पुरुष के लिए कितना कठिन होता है, एक पिता के लिए कठिन होता है कि वो व्यक्ति जो है कहाँ से पढ़ के कहाँ से भागता हुआ आता है और उसके पास समय की कमी होती है। तो इसलिए आप सोचिए कि तमगे के चक्कर में ना रहें। आप अपने बच्चों के पढ़ाई के समय में अपने तमगे का ध्यान न रखें, यानी आपको मेडल मिलने जा रहे हैं, उस मेडल के प्रति आकर्षण थोड़ा कम कर दीजिए और अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को एक सुचारू रूप से ले आइए। तो हम क्या करेंगे कि अपने बच्चों को एक व्यवस्थित रूप दे सकेंगे, उसकी शिक्षा को भी, उसकी बुद्धिमानी को, और जब अगर वो शिक्षित होगा तो विद्यालय में भी अच्छा होगा, विद्यालय में अच्छा होगा तो उसका सामाजिक विकास भी भली भांति होगा। और इसके साथ क्या है कि आप उनको एहसास कराइए। सबसे बड़ी बात है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उनको एहसास कराइए कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी को उठाने में बहुत समर्थ हूँ, आप उत्तरदायित्व हैं। कई परिवारों में ऐसा होता है कि पुरुष उत्तरदायित्व नहीं लेता, बड़े आराम से पत्नी को देकर के मुक्त होने की कोशिश करता है कि अरे ये सब डिपार्टमेंट तो उनका है। और कई लोग तो पता है क्या करते हैं कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करे तो पिता कहता है बेटा किसका है, बच्ची किसकी है, मेरी है। और जब कोई गलत काम करे, तुमने यही सिखाया होगा, तुमने तो यही करते होंगे। तो इस वाली भावना को हटाइए, आप पूरे उत्तरदायित्व तो स्वयं के लीजिए और उनको एक मुक्त वातावरण दीजिए, जिससे कि वो आप पर विश्वास कर सकें, आपका ध्यान रखें। और उसमें और जब भी बच्चे, अगर आप झूठ बोलते हैं, बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। जहां झूठ आपके परिवार में प्रवेश कर जाता है तो रिश्तों की समाप्ति होती चली जाती है। इसीलिए हाउ टू केयर देम, क्या आप हाउ मच केयर देम, आप उनकी कितनी केयर करते हैं, कितना उनका ख्याल रखते हैं, ये बात उनको एहसास कराइए। किस प्रकार से उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करके, उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रह करके, उनको उनके हर कार्य के साथ साथ उनके साथ करते हुए, तो क्या होगा कि बच्चा जो है ये समझेगा कि मेरा पिता मेरे केयर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे, किसी और से करना नहीं चाहेंगे। जैसे मैंने बताया कि मम्मी डांट रही थी तो कौन हंस रहा था, पिता हंस रहे थे, चुपके चुपके हंसा रहे थे। तो कहीं मेरा बच्चा डाउन ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं पर भी हीन भावना या उसकी कुशलता में कमी ना आ जाए, तो वो अपने बच्चे का ध्यान रखें। एक और चीज करिए आप कि मेडिटेशन, खुद भी बैठिए और बच्चों के साथ भी बैठिए, बच्चों को भी बिठाइए। और इसको आप ये मत सोचिए कि ये कभी कभी करना है, बल्कि इसको दिनचर्या का अंग, जीवन का अंग और दिनचर्या बना लीजिए। कहते हैं कोई भी कार्य
अगर हम 21 दिन लगातार करते हैं, तो क्या होता है कि वो कार्य हमारी आदत में बन जाता है और हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। यदि हम उस कार्य को नहीं करते, तो हमें परेशानी होने लगती है और लगता है कि ये समय तो हमारा उसका ही था। तो उसके लिए आप अपने पूरे परिवार को, ये आपका दायित्व बनता है, आप अपनी पत्नी को भी, अपने बच्चों को भी एक समय पर बैठाइए, उनको डीप ब्रीथिंग के लिए कहिए, उनको योगासन कराइए और उनके अंदर उससे क्या है, सब एक शांत चित्त वाले हो जाएंगे, तनाव का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, घर में सकारात्मकता फैलेगी, नकारात्मकता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि और अपने गोल सेट करिए, गोल सेट करिए, हमेशा गोल सेटिंग करिए कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है और किस प्रकार से करना है। वो शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे एक दिन के, एक वीक के, और एक वर्षों के भी लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं कि ये मुझे उसके भविष्य के विषय में सोचना है। उसकी प्रतिभाएं देखकर आप उसको उसकी योग्यता का विकास करें और योग्यता का विकास कर करके उसको आगे बढ़ाने में, उसके सुखद भविष्य के सृजन करने में उसकी सहायता दें। क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पत्ते भी हरे होते हैं। आप वो जड़ हैं, आप उनके संस्कारों की, आप उनके सामाजिक कौशल की एक जड़ हैं जो फैलाएंगे और उनको हरा भरा बनाएंगे। और ये भी कहा जाता है ना, जैसे यथा राजा तथा प्रजा। आप कौन है? इस घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, यानी उस घर के स्वामी हैं, यानी राजा हैं। तो आप अपनी स्थिति को समझिए, अगर जैसा मैं करूंगा वैसे ही मेरी संतान करेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा आपका व्यक्तित्व होगा, बच्चा भी उसी तरह का होगा। एक उसके अंदर, आप अपने अंदर रचनात्मकता कभी ना छोड़ें। अरे भाई मेरा तो टाइम निकल गया, मेरा तो जमाना ये था, पहले मैं ऐसा करता था, अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप अपनी योग्यता को, अपनी कुशलता को क्यों नहीं देना चाहते? आप उन्हें दीजिए, हैं? क्योंकि वो सारे कुशलताओं का अर्जन आपने किसके, अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो किया था। कि आपको अगर वो सुविधाएं नहीं मिली तो आप अपने बच्चों को दीजिए और उनके अंदर उस कौशल का निर्माण कीजिए। मुझे बहुत याद आता है कि एक बार मैंने एक वो देखा था, एक सीरियल, ये मेरी फैमिली करके। उसमें बच्चा जो है, क्योंकि बच्चों की भावनाएं, जो टीनेजर्स होते हैं उनकी भावनाएं कभी तो उमंगी ले लेती हैं, कभी धराशायी हो जाती हैं। उसको अपने पिताजी से बड़ी परेशानी होती है, अपने पापा से। हैं, मम्मी की तो वो कभी सुनता भी है और नहीं भी सुनता, मतलब उनके साथ तो उसको लगता है कि हमारा रिश्ता ही ऐसा है। पर पिता के उसमें लगता है ये तो हमेशा भूल जाते हैं, ये तो इस तरह करते हैं। एक बार उसके बड़े भाई का, शायद आपने देखी भी हो वो सीरियल, बड़े भाई मैच खेलने, क्रिकेट मैच में जाता है, उसको उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। वहां पर जो दूसरी साइड की टीम होती है वो उसका मजाक बनाती है, उसकी हंसी उड़ाती है। परंतु वो क्या करता है, वो देखता है, उसको बड़ा दुख होता है। फाइनल मैच हो रहा है और उसमें सब लोगों ने कहा, और जो सामने वाली टीम है वो इस तरह से बॉलिंग करती है कि वो एक बार भी उसको का कोई भी रन दे नहीं पाता। अब इधर से उसके पिता पापा भी देख रहे हैं, तो उसके पापा क्योंकि शरीर में स्थूलकाय हैं, उसको लगता है कि पापा क्या है, उसने कहा जरा एक बार मुझे बैट दिखाएंगे आप, हैं? तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, जो दूसरी टीम वाले ने कहा अरे आप भी अंकल कर लो बैटिंग, कोई बात नहीं आप करो। अरे उन्होंने तो एक ही बॉल में फटाक से छक्का मारा, धड़ाधड़ 3-4 छक्के मारे। तो बस वो जो बच्चा था, छोटा वाला बच्चा, उसका भाई तो खुश हुआ ही कि मेरे पिता ने आज क्या कौशल दिखाया है, कितना मुझे एक गरिमा दी है। सब लोगों ने उसको कहा अरे तेरे पापा ये, और छोटा वाला तो उसके लिए तो उस समय वो रोल मॉडल हो गए थे, गॉड फादर हो गए थे। अच्छा, पापा भी ऐसा कर सकते हैं? अरे वो तो एकदम इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, तब से वो तो मानो पापा की पूजा ही करने लगा। तो आप अपनी रचनात्मकता क्यों छोड़ते हैं? आप अपनी रचनात्मकता को बनाए रखिए और इस तरह से कि बच्चे के अंदर आपके प्रति विश्वास जाग जाए। जब आप बच्चे के अंदर विश्वास जागेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और एक और बात है कि बच्चों पर भरोसा करें। बच्चों को ऐसा मत होने दीजिए कि मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता। बच्चे के ऊपर ये कहिए मुझे तेरे ऊपर पूर्ण भरोसा है, तू करेगा। क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं तब बच्चा आपके नजदीक आता है। जैसे ही आप कहते हैं नहीं तूने ये किया ही नहीं होगा, तू तो कर ही नहीं सकता ऐसा,
है, और आप दूसरे बच्चों को तो कह रहे हैं उसका बेटा कर लेगा, उसके बच्चे पर विश्वास करते हैं। कुमार विश्वास की मैं कविताएं सुनती हूँ तो कई बार वो कुमार विश्वास इस बात को बहुत कहते हैं, मेरे पिताजी को आज तक मेरे पर विश्वास नहीं रहा। अरे ये कोई वो थोड़ा ही है कि अपने बच्चे पर विश्वास ना करो, वो दूसरे की सामर्थ्य को तो मान रहे हैं पर अपने ही बच्चे की सामर्थ्य पर वो उंगली उठा रहे हैं। ये कहाँ की तुलना है? कभी भी आप अपने बच्चे की तुलना किसी के साथ ना करें, क्योंकि हर वृक्ष के फल का स्वाद हमेशा अलग होता है। आपका बच्चा किसी में होशियार है, आपका बच्चा किसी और में होशियार है, और इसी तरह से जो है उस पर अपने पुत्र का हमेशा आलिंगन करें, उसको शाबाशी भी दें, उसको रोज उसको प्यार की झप्पी दें, उसको प्यार से समझाएं, तो वो आपका जो स्पर्श है वो बच्चा हमेशा से उस स्पर्श को अनुभूत करता रहेगा और उसके अंदर प्रेरणा देता रहेगा, उसके अंदर ऊर्जा बनती चली जाएगी। और संस्कारों का निर्माण, देखिए माता तो सारे संस्कारों का निर्माण करती है। माता ने शुरुआत की स्थिति में तो माता ही उसके प्रथम गुरु थी, परंतु अब आप होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था से ऊपर उठने लगता है पिता ही उसका दोस्त होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि जब बेटे के पैर में पिता का जूता आने लगे तो वो उसका दोस्त हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप उसकी बॉन्डिंग बनाएं, उसके साथ खेलें, उसके साथ बात करें, उसके विषय में जानें, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस मिला हुआ है। तो उसके अंदर आप जैसे चाहेंगे सत्यनिष्ठा के, कर्तव्य परायणता के भावुकता के, अच्छी अच्छी बातों का निर्माण आप इतना भली भांति कर सकते हैं कि जैसे आप हैं वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, वो आप की प्रतिछवि होगा। उसके को वैल्यूज डालिए, स्टोरीज के माध्यम से डालिए, उसको घुमाने ले जाइए, घुमाते घुमाते उसको सारी बातें समझाते चलिए, उसको वातावरण की जानकारी दीजिए, भौगोलिक ज्ञान दीजिए, नैतिक ज्ञान दीजिए और सामाजिक ज्ञान दीजिए। वो सारा का सारा आपसे अनायास ही सीखता चला जाएगा। आप एक है कि आपके अंदर निर्णय क्षमता होनी चाहिए, ये एक पिता का सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि माँ तो जरा इमोशनल जल्दी हो जाती हैं, बहुत जल्दी तो शोर मचाने लगती हैं, और बहुत, ये सारी माताओं के विषय में मैं नहीं कह रही हूँ, पर ऐसा होता है कि माएँ बहुत जल्दी इमोशनल होती हैं, पिता संतुलित होते हैं। एक पुरुष का एक है, क्योंकि पुरुष को रोते हुए बहुत कम देखेंगे, क्योंकि पुरुष को ये कहते हैं अरे क्या है, औरतों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, शुरू से उसको सिखाया जाता है। पर मैं यहाँ थोड़ा सा उन लोगों से भिन्न हूँ। क्यों पुरुष क्यों नहीं रो सकता? क्या पुरुष के अंदर भावना नहीं है? हैं? वो भी तो भावनाओं से युक्त है। पुरुष को हमेशा स्त्री को भावना का प्रतिरूप माना जाता है, पुरुष को विवेक का माना जाता है। पर विवेक में भी तो कभी भावनाएं होंगी, अगर भावनाएं नहीं होंगी तो वो विवेक से काम कैसे करेगा? किसी के लिए करुणा है, दया है, किसी को देने, दानशीलता का गुण भी तो तभी आता है जब हमारे अंदर भावना होंगी। जब हमारे अंदर भावना नहीं होंगी तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए ये मत कहिए कि पुरुष भावुक नहीं हो सकता, उसे भी अपने माता पिता से लगाव होता है। यही नहीं कि वो हर समय एक गुस्सैल, चिड़चिड़ा ऐसे थोड़ी ना बनाए, पर उसमें निर्णय क्षमता उसके अंदर सुदृढ़ हो। अगर आपने उसके विषय में निर्णय कर लिया है, अगर सोच लिया है कि नहीं मुझे अपने बच्चे के साथ यही करना है, तो आप उस पर दृढ़ रहें। ये नहीं कि आप एकदम अरे बच्चे ने ये कहा है और आप भावुक हो गए, उसके भविष्य को ध्यान में रख करके, कि क्योंकि स्त्री उसका वर्तमान देखती है, माता उसका वर्तमान देखती है, पर पिता उसका भविष्य निर्माण देखता है। तो उस निश्चय पर दृढ़ रहें, उनको उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करें और उसको समझाएं और उसके यथार्थ को उसको समझने के लिए प्रेरित करें। यदि उस समय समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर में तो उसके इमोशनल कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो वो क्या है, अपने आप उस जगह आ जाएगा जब आप उससे भली भांति बात कर सकते हैं। उसके इमोशनल सेंटर में जाएं। कोई भी परिस्थिति हो, अगर वो गलत काम कर रहा है बच्चा, तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले उस व्यवहार को उसके मत देखिए, व्यवहार से पहले उसके बिलीफ, उसके अंदर क्या फीलिंग आई थी, क्या भावना आई थी, और उसके बाद उसके इमोशंस को देखिए। तो आप उसके
अगर इमोशन सेंटर में जाएंगे, उसकी संवेगात्मक स्थिति में जाएंगे, तो आप उसकी समस्या का समाधान भली भांति कर लेंगे। इसलिए आपको निर्णय क्षमता होनी चाहिए। आप अपने कार्य को भली प्रकार से एक अनुभवी से विवेकपूर्ण कार्य अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा कहीं जाने वाला नहीं तो आप अगर उसके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते तो आपका बच्चा आपसे विरक्त होता चला जाएगा और आपके लिए एक समस्या बनता जाएगा। एक और सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, हाँ भाई तूने क्या करा होमवर्क, तेरे मास्टर जी ने क्या कहा था, तूने अपना तेरा वो जो दोस्त था वो क्या कह रहा था, उससे लड़ाई हुई थी आज, तू लड़के आया था। आप इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए। उससे प्रश्नों में पूछिए, हाँ बेटा आज आपने किसी छोटे बच्चे की मदद की क्या, हाँ आज आपने अपना टिफिन किसके साथ शेयर किया है, अच्छा आपके दोस्त को क्या अच्छा लगता है, आपको किसकी बात सबसे अच्छी लगती है, उसकी बात क्यों अच्छी लगती है? आपका अपना कौन सा अध्यापक प्रिय है। ये नहीं कि वो बुरा मास्टर है या बुरी मैडम है, बल्कि उनसे उनके अंदर क्या खासियत है। तो क्या है, बच्चे की जो रुचि को आप परिवर्तित करते जा रहे हैं। जो बच्चा नेगेटिव बोलने वाला था, नेगेटिव देखने वाला था, उसका दृष्टिकोण नेगेटिव होता जा रहा था, उसका पॉजिटिव दृष्टिकोण आप बनाते चले जा रहे हो। एक सामान्य सी बात हो, आप भी अपने घर में आकर नेगेटिव बातों का इस तरह से जिक्र ना करें, बल्कि अपने आप, आज तो पता है एक मेरा दोस्त है मेरे ऑफिस में, उसने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं सोच भी नहीं सकता था, उसने मेरा काम झटके से करा दिया। तो क्या हुआ कि वो बात घर के एक परिवार में एक सकारात्मकता लाती रही और बच्चे के अंदर आपने उदारता, सहनशीलता और मानवीय गुणों का प्रशंसा, ये सारे मानवीय गुणों को संचार कर दिया। कैसे? एक सिर्फ प्रश्न पूछने के माध्यम से। एक और भी बात है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पुत्र या पुत्री को समय समय पर पत्र लिखें। जब आप पत्र लिखते हैं तो वो उन्हें संजो कर रखते हैं। आपके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, आपने के भावनाओं से युक्त जब पत्र वो एक बार नहीं अनेक बार पढ़ेंगे और उसके माध्यम से उनके अंदर गुणों का संचार होता जाएगा। आपने शायद सुना होगा कि नेहरू जी जब जेल में थे तो वो अपनी पुत्री को, एकमात्र पुत्री थी उनकी, अपनी पुत्री को हमेशा पत्र भेजते रहते थे, जिसमें भौगोलिक ज्ञान भी होता था, सामाजिक ज्ञान भी होता था, ऐतिहासिक ज्ञान भी होता था, विज्ञान का विषय भी होता था। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पुत्री को उसी के माध्यम से योग्य बना दिया। और वो उस समय की स्थिति में बहुत अच्छी प्रधानमंत्री साबित हुई थी। तो और जो है, ऐसे ही अभी मेरे पास एक पत्र, एक बार बहुत साल पहले मैंने श्री नारायण मूर्ति जी का एक पत्र अखबार में छपा था। मैंने उसकी कटिंग काट कर रख ली। वो मुझे इतना अच्छा पत्र लगा, इतना अच्छा पत्र लगा। अगर मैं उसे अपनी शब्दों में सुनाऊंगी तो शायद आप उस चीज को उस तरह से अनुभूत नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको उसी पेपर की कटिंग से आपको वो पत्र सुनाना चाहती हूँ। आप उसको सुनिएगा और उसको अनुभव करिएगा और आप अपने आप से सोचिएगा कि क्यों ना हम अपने बच्चे के अंदर भी उसी तरह की भावनाएं भर दें। तो ये पत्र है, ये इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने यह लेटर अपनी बेटी अक्षता को के नाम लिखा था। आइए उसके इस लेटर के कुछ हिस्से हम देखते हैं। प्यारी बेटी अक्षता, 1980 में मुंबई की वह आम शाम थी जो उस वक्त मेरे लिए बेहद खास बन गई, जब मुझे तुम्हारे जन्म की बहुप्रतीक्षित सूचना मिली। दरअसल तुम्हारी माँ ने अपने पैतृक शहर हुबली में तुम्हें जन्म दिया था। मुझे याद है तब के मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे पूछा था कि पिता बनकर कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, जिंदगी में पहली बार मुझे बेहतर इंसान बनने की सख्त जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब एक ऐसी बच्ची मेरी जिंदगी में आ चुकी है जिसकी निगाह में मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं हमेशा नायक रहूंगा, जिसका जीवन मेरे कामों से आकार पाएगा। मैंने उन्हें बताया कि अचानक मैं अपने कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा हूँ। पिता बनने ने मुझे इस कदर बदला कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मुमकिन हो जाएगा। मैं जैसा पहले था वैसा इंसान बना नहीं रह सकता था।
तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना इतनी खुशियां लाया कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अचानक एक अहम जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। अब मैं एक पति, एक बेटा या एक कंपनी का कर्मचारी भर नहीं रह गया था। अब मैं एक पिता भी था, जिसे अपनी बेटी के जीवन के हर चरण पर उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना था। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या गुण दिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि जिम्मेदार तुम्हारी माँ ने यह महान जिम्मेदारी तुम्हारी माँ ने ही उठाई है, और मैं इसके लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहता हूँ। उन्होंने तमाम वैल्यूज को तुम्हें व्यवहारिक रूप से सिखाया है। उन्होंने तुम्हें सादगी से रहने और दिखावा न करने की शिक्षा दी है। एक वाकया याद आ रहा है। तुम्हें स्कूल के एक प्ले में एक रोल के लिए चुना गया था। इस रोल के लिए तुम्हें एक खास ड्रेस की जरूरत थी। ये उन दिनों की बात है जब इन्फोसिस ने काम करना ही शुरू किया था। हमारे पास फालतू चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि हम ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे और तुम्हें प्ले छोड़ देना चाहिए। बाद में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें उस घटना ने काफी दुख पहुंचाया था। हमें पता है किसी बच्चे के लिए यह एक मुश्किल बात है कि वह स्कूल की इतनी अहम बात को भूल जाए, लेकिन हम जानते हैं कि तुमने उससे जीवन का एक अहम सबक सीखा और वह था दिखावा न करना। उसके बाद से हमारी जिंदगी बदल चुकी है। अब हमारे पास भरपूर पैसा है, तो लेकिन तुम्हें पता है कि हमारी जीवन शैली अब भी सादगी से भरी है। मुझे याद है कि मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अब बच्चों को कार से स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा में से ही स्कूल जाओगे। तुम बाकी बच्चों के साथ खूब खूब मजे करके स्कूल जाती थी। वाकई अक्सर जिंदगी में होने वाली सबसे सरल चीजें ही सबसे सुखद होती हैं। तुम अक्सर पूछती थी कि हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है। दरअसल तुम्हारी माँ ने काफी पहले ही यह तय कर लिया था कि हमारे घर में टीवी नहीं होगा, जिससे कि हमारे पास पढ़ने, आपस में बातें करने और मौज मस्ती करने का वक्त बचा रहे। वह जोर देती थी कि घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो प्रेरणा से भरपूर हो। इसीलिए हम हर रात 8 से 10 बजे तक का समय ऐसी गतिविधियों में बिताते थे जो परिवार के लोगों के लिए मंद हो। जब तुम और तुम्हारा भाई होमवर्क कर रहे होते थे तो मैं और तुम्हारी माँ हिस्ट्री, लिटरेचर आदि की किताबें पढ़ रहे होते थे। यह एक सच्चाई है कि जब बेटी का ब्याह होता है तो पिता के मन में अजीब तरह के भाव होते हैं। वह इस बात से नफरत करता है कि उसकी बेटी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसे वह अपना प्यार देगी। आत्मविश्वास से भरा एक शख्स बेटी का वह ध्यान पाएगा जो अब तक सिर्फ उसे ही मिला करता था। जब तुमने हमें बताया कि तुम्हें अपना साथी मिल गया है, तब मुझे भी थोड़ी सी ईर्ष्या हुई और मैं उदास हो गया। लेकिन जब मैं ऋषि से मिला और तुम उससे वैसा ही पाया जैसा तुमने कहा था, तो मैं समझ गया कि तुमने उसे अपना दिल क्यों चुराने दिया। तब जाकर मैं इस बात को स्वीकार कर पाया कि अब तुम्हारा प्रेम उसे मिलेगा। जीवन में खूब कामयाबी हासिल करो। मेरे लिए कामयाबी का मतलब है कि तुम कहीं आओ तो वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठे। ऐसा करने के लिए तुम्हें लोगों का ध्यान रखना होगा। समाज के हितों को अपने परिवार के हितों से पहले रखो और अपने परिवार के हितों को अपने हितों से पहले रखो। इस दुनिया को अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए बेहतर बनाने का यही एक रास्ता है, तुम्हारा पापा। वास्तव में आपने शायद सुना होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि इसके अंदर एक पापा के, एक पिता होने के पूर्ण गुण थे। इस छोटे से पत्र ने सब कुछ एक पापा का व्यक्तित्व दिखा दिया। और ये बात सच है जो कि मैं शुरू में ही बोलना चाह रही थी कि जिस समय माँ तो इमोशनल होती ही है, माँ तो एक स्वस्थ और आनंद पूर्वक होती है जब उसे पता चलता है कि मैं एक शिशु को जन्म देने आ रही हूँ, कि मेरे अंदर, मेरी कोख में एक शिशु ने अवधारणा बना ली है। वह पर उससे भी ज्यादा एक पिता प्रसन्न होता है और उसको उसी दिन से, जिस दिन से उसे पता चलता है कि मैं पिता बनने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर इमोशनल चेंज आने लगते हैं। उसका दृष्टिकोण बदलता जाता है। वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इतना तत्पर हो जाता है, उसके उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए वो इतना तत्पर होता है, इतना
जागृत है, अधिक पैसा कमाने की उसके अंदर इच्छा हो जाती है, अधिक कार्य करने की इच्छा हो जाती है और घर में स्वस्थ वातावरण देने की उसके अंदर इच्छा हो जाती है। देखिए, ये मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माँ से सीखिए और बाकी सब तो दुनिया सिखाई देती है। अब एक पत्र शायद आप लोगों ने सबने भी पढ़ा होगा, वो था अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। वो मैं यहाँ पर नहीं सुनाना चाहती, पर वो भी बड़ा आंदोलित करने वाला है, हृदय को एक नई सीख देने वाला है और वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सबको मिले तो उसे अवश्य पढ़िएगा। मैं आपसे चाहूँगी कि आपको उससे प्रेरणा मिले और आप अपने पुत्र का, अपनी पुत्री का किस प्रकार से एक साकार रूप देना चाहते हैं, उसके अंदर एक सामाजिक सामाजिक और नैतिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उसके सारे सारे विकास को परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो उस पत्र को आप अवश्य पढ़िएगा। अब मुझे एक घटना याद आ रही है और जिस रचनाकार एक कहानी है, जिस रचनाकार ने, या तो उसकी वास्तव में घटना थी, उसने जो मैंने उसको पढ़ा है, मैं उसी के शब्दों में आपको सुनाना चाहती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे से पहले ही, पौने 5 बजे के करीब अपने अपने गैलरी में सुबह के समय टहला करता था। वहां से एक अखबार वाला आता था और नमस्ते बाबूजी कह करके पेपर डालकर चला जाता था। वो पेपर मैं पढ़ता था और उसके बाद कुछ दिनों बाद ऋतु बदलने लगी, समय बदलने लगा, तो मैं थोड़ा 5 बजे के बाद उठने लगा और 10 दिन बाद मेरे दरवाजे पर 9 बजे के समय किसी ने डोरबेल बजाई और मैंने जब खोला तो देखा कि वही अखबार वाला था। उसने कहा कि बाबूजी, घर में सब कुशल मंगल तो है, आप स्वस्थ तो हैं ना? तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ हाँ सब कुशल है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा बाबूजी, आप सुबह 5 बजे से पहले उठ जाया करते थे, पर और मैं आपके को सुबह सुबह सिर्फ आपकी वजह से ही, केवल आपकी वजह से ही उस अखबार लेकर विधान भवन से पेपर लेकर आया करता था और आपके लिए डाला करता था, पर आपको न देख करके मेरे अंदर एक आशंका हुई कि मैं एक आशंका हुई कि मेरे को आशंका हुई कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी की तबीयत ठीक ना हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। तो बोले पर आप सुबह मुझे दिखाई नहीं देते। तो उसने कहा कि मैं सुबह, ऐसा है कि अब थोड़ा सा समय चेंज हो गया है तो मैं थोड़ा देर में उठने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा आपने एक इतनी अच्छी आदत को क्यों समाप्त करते जा रहे हैं, कि जो सुबह उठने की आपकी आदत थी वो आप क्यों बंद कर रहे हैं? तो उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप कितने बजे सुबह उठते हो? जो विधान भवन तो बहुत दूर है, तो वहां से पेपर लाते हो? तो उन्होंने कहा कि विधान भवन में ही सबसे पहले पेपर आया करता है, तो मैं सिर्फ आपकी वजह से ही विधान भवन से पेपर लेने जाता था, विधान भवन पेपर लेने जाता था, परंतु आपको ना पाकर के मेरे अंदर आशंका उत्पन्न हो गई। जब मेरे अंदर आशंका हुई तो मैंने सोचा चलिए मैं आपकी खबर आपका समाचार प्राप्त कर लूं, पर मैं आपसे फिर भी से अनुग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप अपनी ये आदत न छोड़ें। उन्होंने कहा आप इतनी दूर जाते हो तो आप किस टाइम वहां पहुंच जाते हो? उन्होंने कहा, उसने अखबार वाले ने कहा मैं 2:30 बजे वहां पर विधान भवन पर होता हूँ और वहां से पेपर लेकर के मैं मैं सबसे पहले, क्योंकि आप उठ चुके होते हैं, आपको पेपर की आवश्यकता होगी, मैं सबसे पहले पेपर आपके पास डालता हूँ। उन्होंने कहा अरे, वो कहते हैं, रचनाकार कहता है कि मुझे उसमें बहुत ही संकोच का अनुभव हुआ और उससे मैं फिर से एक समय पर उठने लगा। करीब इस बात को लगभग 10-12 वर्ष हो गए। 10-12 वर्ष के बाद मेरे पास 9 बजे के समय वही अखबार वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो जब उसने देखा तो उसके हाथ में कुछ कार्ड्स थे। उसने कहा कि बाबूजी, मेरे बिटिया की शादी है, आप सपरिवार जरूर आइएगा। तो मैंने
उसका एक सहज भाव से पेपर लिया, परंतु ऊपर जब देखा, उसके अभिलेख पढ़े, उसको विषय में पढ़ा तो देखा उसमें तो डॉक्टर थी लड़की, लड़की भी डॉक्टर थी और लड़का भी डॉक्टर था। तो उन्होंने एकदम उसकी तरफ प्रश्नवाचक, उसने क्या आपकी बेटी? तो उसने कहा जी हाँ, मेरी ही बेटी है जो कि डॉक्टर है, और जो दामाद है ये उसने केजीएमसी से एमबीए किया, और मेरे जो दामाद हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। अब मुझे अपने अंदर संकोच हुआ कि इसे मैं किस तरह से बैठाने के कहूँगी। अगर मैं आज इनको बैठाने की, आज तक तो मैंने इतने ढंग से बात नहीं की, आज मैं अगर उसको कहता हूँ कि आप आइए ड्राइंग रूम में बैठें, तो ये तो एक छलावा होगा। मैंने वैसे ही औपचारिक अभिवादन करके उनके साथ उनको भेज दिया, परंतु वो बात मेरे हृदय में घूमती रही, मेरे मस्तिष्क में घूमती रही। और उसके 2 वर्ष, और उसने इस बीच में बताया कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। 2 वर्ष बाद फिर वो एक बार घर पर आया। इससे पूर्व अखबार तो डलता रहा, परंतु उसे उसमें उसके विषय में उसके अखबार तो डलता रहा, पर ऐसी औपचारिक बातें कभी भी नहीं है, औपचारिक या अनौपचारिक बातें भी नहीं हुई। तो जब 2 वर्ष बाद वो फिर मेरे घर आया, तो उससे उससे बातों में पता चला कि वो जो है उसका बेटा इंजीनियर है और जर्मनी में कार्यरत है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैंने उसको बिठाया और उससे कुछ अनौपचारिक बातें करते हुए मैंने उससे पूछा कि आप एक बात मुझे बताएंगे कि आपने ये सब कैसे संभव कर दिया? उसने कहा बाबूजी कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि हम जीते किसके लिए? संतान के लिए। तो मैं सुबह 2:30 बजे उठता था, वहां से पेपर लेता था, सबके यहाँ करके मैं 7 बजे फ्री हो जाता था, घर जाकर थोड़ी देर सो जाता था। फिर मैं 9:30 बजे कार्यालय के लिए निकल जाता था, 9:30 बजे कार्यालय जा करके फिर कोई छोटा मोटा काम करता था, और उसके बाद अपने परिवार का, उसके साथ ही परिवार का भरण पोषण करता था। परंतु और मैं घर में जो सस्ती और मंदी सब्जी मिला करती थी, जैसे आपके मौसमी सब्जियां मिलती थी, उन्हीं को खरीद लाता था रास्ते से, जैसे तोरई, लौकी, टिंडे, तोरई, लौकी, ऐसे कद्दू, ऐसी सब्जियां लाता था। एक दिन मेरा बच्चा जब छोटा सा था, बेटा छोटा था, वो मेरे खाने को देख करके रोने लगा और रोता हुआ बोला कि मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, और आंसुओं से रो रहा था। मैं नहीं खाऊंगा, देखो तो मेरी थाली में क्या है। मैं अपने दोस्तों के घर में जाता हूँ, वहां पर मटर पनीर भी होता है, शाही कोफ्ते होते हैं, और भी अनेक तरह तरह की सब्जियां होती हैं। मुझे बहुत गंदा लगता है, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। तो और वो आंसुओं से रो रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उसके आंसू पोंछे और मैंने उनसे कहा कि बेटा, तू अपनी थाली देख रहा है, तो उन लोगों की थाली देख जिसकी थाली में कुछ भी नहीं होता। तो ईश्वर का एक धन्यवाद दे कि ये सब तो हमें मिल रहा है। तो और इस थाली के अंदर मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, ये थाली तेरा भविष्य है। उसको तो उसने समझाया कि जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे भविष्य निर्माण के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद उस बच्चे ने अपनी आंखें पोंछ ली। उसके बाद उसने एक बार भी मेरे से या अपनी माँ से, मेरे दोनों बच्चों ने कभी कुछ नहीं कहा, और वो तीव्र गति से अपनी उन्नति के कार्य के लिए आगे बढ़ते रहे, अपने उत्कर्ष करते चले गए पढ़ाई के लिए। दोनों बच्चों के त्याग का ही ये आज ये नतीजा है जो मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूँ। ये सुनकर के जो रचनाकार है वो कहते हैं मैं तो हतप्रभ रह गया कि एक छोटे से एक अखबार वाले ने अपने बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी ईमानदारी से उसके अंदर संस्कार डाले और यहाँ तक पहुंचा दिया। उसने एक असंभव को संभव करके दिखा दिया। तो क्या एक पिता एक श्रेष्ठ पिता नहीं है? वो तो जिस समय मैंने इस रचना को पढ़ा था उसी समय मेरा हृदय बहुत ज्यादा एक उद्गारों से एक गह्वर, जैसे कहते हैं ना गह्वर गला हो जाना, वो हो गया था। आज भी मैं उस विषय को सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में एक पिता ऐसा कर सकता है? वास्तव में करता है पिता, ऐसी बात नहीं है। एक पिता का निर्माण वो वही समझ सकता है जिसने पिता के सारे कार्यों को देखा हो, क्योंकि पिता
बच्चे का एक आदर्श होता है। तो इसीलिए कई बार होता है, अब मैं एक दार्शनिक बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे में इस घटना से हमें पता चलता है कि बालकों के हृदय में हम किस प्रकार से सम्मान बना सकते हैं। आज मैं एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं खलील जिब्रान, मैं उनके की बातों का भी वर्णन करना चाहूंगी, क्योंकि उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि क्यों हम बच्चों से बहुत सारी आशाएं अपेक्षाएं बनाते रहते हैं, परंतु जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं करते तो हम परेशान होते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। केवल हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, अपेक्षाओं का नहीं ध्यान रखना चाहिए। तो खलील जिब्रान कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। कैसे? उनके जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके बालक वे आपके बालक नहीं हैं, अपितु जग जीवन की स्वयं अपनी ही कामना की वे संतान हैं। वे आपके द्वारा आए हैं फिर भी आपके नहीं हैं। वे आपके द्वारा आए हैं फिर भी आपके नहीं हैं, और वे आपके निकट होकर भी आपके नहीं हैं। आप उन्हें अपना प्रेम दो, पर अपनी कल्पनाएं नहीं, कि जो सोचते हैं हम कि हम जैसा कहेंगे वैसा बच्चा करेंगे। तो आप उन्हें अपना प्रेम दो, पर अपनी कल्पनाएं नहीं, क्योंकि उनकी अपनी कल्पनाएं हैं। आप उनकी देह को घर दें, आप उनकी देह को घर दें, पर उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा तो भविष्य के घर में रहती है, क्योंकि उनकी आत्मा तो भविष्य के घर में रहती है, जिसे आप कभी स्वप्न में नहीं देख सकते। आप उनके जैसे बनने का प्रयत्न चाहे करें, पर उन्हें अपने जैसा बनाने के ये व्यर्थ प्रयत्न ना करें, क्योंकि जीवन गुजरे मार्ग पर नहीं लौटती, क्योंकि जीवन गुजरे मार्ग पर नहीं लौटता, और भूतकाल के साथ रुकता नहीं, और भूतकाल के साथ रुकता नहीं। बालक रूपी सजीव बाण छोड़ने के आप धनुष हैं, यानी कि आप इच्छाओं को उसकी कल्पना दीजिए, पर अपनी कल्पनाओं को उसके ऊपर नहीं रखिए। यही होता है जनरेशन गैप। ये जो जनरेशन गैप क्या होता है, जब हम अपने सपने उन पर लादते हैं, अपनी इच्छाओं को उन पर थोपते हैं, तो क्या होता जाता है, हमारे अंदर संघर्ष पैदा हो जाता है। जब हम आप इसको एक सकारात्मक ढंग से लीजिए कि पिता वर्तमान की और भूतकाल की बातों को लेकर अपने अनुभवों को बच्चे पर थोप रहा है, और पुत्र भावी जीवन को वहां पर समेट कर ला रहा है। उसमें संघर्ष हुआ। जब संघर्ष हुआ तो ये भूतकाल और वर्तमान तो हारेगा ही, और जो भावी जीवन है वो ही एक प्रकार का सृजनात्मक निर्माण करेगा। उसे हमें स्वीकार करना होगा। हम तो हारेंगे, तो क्यों हम अवश्य करें? हम सिर्फ उसको एक ऐसा वातावरण दें, एक ऐसा निर्माण उसके लिए, एक ऐसी धरती पैदा करें, उसके लिए ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कि वो अपनी उमंगों को, अपने कल्पनाओं को, अपने भविष्य को भली प्रकार से सजा सके, संवार सके। यही है। पहले प्राचीन पिता होते थे, पहले परिस्थितियां तो ऐसी होती थी कि हम अपने हमारी संतान होती थी, पिता जो होती थी, अपनी संतान को गोद लेने में भी संकोच अनुभव करता था, क्योंकि संतान पर पूरा अधिकार उसके दादी दादा का, पिता का, बुआ का, चाचा का होता था। उसे संकोच होता था कि उसे मैं अपना संतान कैसे कह दूं। और एक और स्थिति थी कि वो सोचते थे बच्चे तो पल ही रहे हैं, वो जाकर के कहीं पर बैठे हुए हुक्का चिलम पी रहे हैं, तो क्या वो वास्तव में पिता होने के अधिकारी थे? अरे पिता तो वो ही होता है जिसने कि उसके अंदर वपन किया हो अच्छे अच्छे गुणों का, अच्छी अच्छी चीजों का, अच्छे अच्छे संस्कारों का, तो वास्तव में वही पिता कहलाने का अधिकार है। सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार।